नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, इस वीडियो से आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं जिसमें आपको जो बेसिक्स हैं उनके बारे में बताया जाएगा, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसको एक फाउंडेशन मिलेगी। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, अभी आज का जो हमारा डिस्कशन है जिसको हम स्टार्ट करने वाले हैं वो आपकी जो 6th क्लास की ज्योग्राफी वाली बुक है उससे हम शुरू कर रहे हैं। बाकी फिर बाद में आगे चलते चलते बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स की जो एनसीईआरटीज़ है वो भी हम कवर करेंगे। उनमें जो भी हमारे लिए यूपीएससी या फिर आपकी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो, तो उनमें उनके लिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट कंटेंट होगा वो आपको मैं डायरेक्टली बुक से पढ़ाऊँगा, हाईलाइटेड फॉर्म में, एग्जैक्टली वैसे जैसे न्यूज़पेपर हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ऐसे में आपको एक बेसिक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लो न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ आ गई और उसमें हमें लिंक करने की ज़रूरत पड़ रही है कि एनसीईआरटी में कहाँ पर क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो एटलीस्ट वहाँ पर एक ये बेनिफिट होगा कि रेफरेंस देना बड़ा आसान हो जाएगा कि भाई आप इस चीज़ के बारे में थोड़ा बेसिक्स जानना चाहते हो तो फला फला प्ले लिस्ट में जाकर के इस वीडियो को देख लो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पर्टिकुलर वीडियो की लिंक है वो दे दी जाएगी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, ये वीडियोस बनने के बाद में आपको ये जो कंटेंट है पीडीएफ फॉर्म वाला, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे दिया जाएगा। और साथ में वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर्टिकुलर पीडीएफ को गेन करने के लिए आपको डायरेक्ट लिंक भी दे दूंगा मैं, तो सीधा उस पीडीएफ पे ले जाया जाएगा आपको टेलीग्राम पे, तो आप आराम से डाउनलोड कर लें वहाँ से। ठीक है, तो पहले तो हम पढ़ेंगे, देखो एक एक मतलब चैप्टर वाइज डिटेल। ठीक है, और फिर जैसे ही बुक कंप्लीट होगी उसके बाद में आपको पीडीएफ जो है वो शेयर कराई जाएगी, अवेल कराई जाएगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा फर्स्ट सेशन है उसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं द अर्थ आर हैबिटाट, सोशल साइंस क्लास 6th का ये आपका ज्योग्राफी का पोर्शन है वो हम कवर करने वाले हैं। और इस पोर्शन में शुरुआत जो हो रही है हमारी वो हो रही है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, कि हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें अर्थ क्या है, किस पोजीशन पे है, उसके बारे में हम समझेंगे। देखो, सबसे पहले शुरुआत होती है जब हम थोड़ा सा दिन में रहते हैं, तब तो देखो हमें कुछ दिखाई देता नहीं है कि एक्चुअल में हमारे आसपास में अर्थ के अलावा, जिस धरती पे हम रहते हैं उसके अलावा भी कुछ है या नहीं। बट जब रात होती है तब हमें रियलाइज होता है कि वाकई में अर्थ जैसे बहुत सारी बॉडीज़ हैं और अर्थ के अलावा भी बहुत सारी बड़ी और छोटी बॉडीज़ हैं। ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्ट्स हमें रात को दिखाई देते हैं, जो कि वैसे तो ब्राइट होते हैं क्योंकि उनके पास में खुद की अपनी एनर्जी होती है, तो वो तो देखो हम स्टार्स बोलते हैं उनको तो। ठीक है, जो रात को जो तारे दिखते हैं वो तो स्टार्स हो गए, बट उसके अलावा भी बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे में सबसे पहले शुरुआत होती है पूर्णिमा और अमावस से। पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन आपको पता है कि मून कंप्लीटली दिखाई देता है, फुल मून होता है वो। फुल मून का मतलब क्या हो गया कि आप अर्थ पे हो, ठीक है, यहाँ पर मून है और इधर आपका सन है। ऐसे में आप अर्थ पे, आपकी पोजीशन जो है वो हम फाइनलाइज करें तो आपकी पोजीशन दूसरी तरफ है। ठीक है, आप हो यहाँ पर, ठीक है, इस तरफ, तो जो सन रेज हैं वो इस तरीके से जाएंगी। ओके, अगर हम देखें तो ओवरऑल, ओके, अब होता क्या है कि मून का ये वाला जो फेस है, ठीक है, इधर वाला जो फेस है वो आपको अर्थ पर दिखाई देगा, कारण कि मून की देखो खुद की तो एनर्जी कुछ है नहीं, पर सन से जो सनलाइट आ रही है ना, वो सनलाइट स्ट्राइक करेगी मून की सरफेस से, और वो सरफेस कौन सी होगी, जो सन को फेस कर रही है। ठीक है, तो आप देखोगे कि सन से आने वाली जो सनलाइट है ये मून के इधर वाले पोर्शन को ब्राइटन कर देगी, चमका देगी। और आप इधर देखोगे तो आपके यहाँ पर है रात, क्योंकि दिन किस तरफ है, अर्थ के इस वाले पोर्शन में, जिस पोर्शन में सन की लाइट रिसीव हो रही है, तो यहाँ पर आपके नाइट चल रही है और उसी समय पर आपकी तरफ जो मून का फेस है वो ब्राइट हो रहा है, क्योंकि वो सन को देखता हुआ है, सन की तरफ है। तो यहाँ पर आपको मून जो है वो कंप्लीटली दिखाई देगा। ठीक है, तो इस पोजीशन में आपकी होती है पूर्णिमा। ठीक है, पूर्णिमा। अब दूसरा केस हम समझते हैं अमावस का। अमावस के केस में
मून की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। वो कैसे? जैसे कि अर्थ तो अपनी जगह है जो है, ठीक है, मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब सनलाइट इस तरीके से आ रही है। अब आप देखोगे कि मून पे ब्राइटन फेस किस तरफ है, ये वाला जो कि सन को फेस कर रहा है, और जो डार्क फेज है या जिस पे लाइट ही नहीं आ रही है, जो दिखाई नहीं देने वाला है, वो हमारी तरफ रहता है। और मान लो आपकी पोजीशन जो है वो हो गई मून वाली तरफ, ये है आपकी पोजीशन। तो आपको ये जो मून का डार्क फेस है वो फेस करता हुआ दिखेगा। और डार्क फेस कैसे दिखेगा? दिखेगा ही नहीं आपको। इसलिए आप देखोगे कि अमावस की जो रात होती है उस टाइम पर सन और अर्थ के बीच में आ जाता है मून। इस तरीके से आप क्या नोटिस करते हो कि हमें मून रात को दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं है कि चांद होता ही नहीं है आसमान में, चांद होता है पर वो दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? वही रात वाली सीन है, ठीक है ना, मतलब दिन में, सॉरी दिन में आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। और वहीं पर अगर देखो तो आपको मून नहीं दिखने का कारण क्या हो गया? क्योंकि मून जो है वो कहीं ना कहीं सन को जो फेसिंग आ रही है, सन की फेसिंग आ रही है, वो किधर जा रही है? आपकी सन की तरफ ही। इस वजह से हमें दिखाई नहीं देती। और यहाँ पर जो ब्राइटन फेस है मून का वो हमें दिखाई देता है और यहाँ पर दिखाई नहीं देता। तो ये जो सीन चलता है, इस सीन के चलते कहीं ना कहीं यहाँ पर हो गई अमावस, ठीक है। तो ये पोजीशनिंग का डिफरेंस आ जाता है थोड़ा सा, ओके। इसमें आप देख सकते हो कि अब जैसे एग्जैक्टली ये पोजीशन ना होकर के इस तरीके की सिनेरियो क्रिएट हो जाते हैं, ओके। अब आप देखोगे कि यहाँ पर ही हमें सोलर और लूनार एक्लिप्स भी समझ में आते हैं, ठीक है। मतलब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। जैसे कि सन और मून के बीच में अगर अर्थ आ गई तो अर्थ की छाया पड़ेगी किस पे? मून पे, ठीक है, शेडो आएगा। इसकी वजह से तो क्या हो जाएगा, आपका मून जो है वो आपको कटा हुआ सा दिखेगा, ठीक है। तो आप इसको बोल दोगे एक तरीके से क्या बोलते हैं इसको, लूनर एक्लिप्स, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ सन जो है वो सन और अर्थ के बीच में अगर मून आ गया तो मून की शेड पड़ेगी किस पे? अर्थ पे। बट वो दिखेगी कैसे हमें अर्थ से? कि सन को थोड़ा सा कट कर रही है। सन का जो पूरा एक स्फेयर दिखाई देता है, गोला, उसमें बीच में मून आ गया, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें दिखाई देता है कि भाई सोलर एक्लिप्स हो रहा है। तो इस तरीके से आपको मोर और लेस एक चीज़ क्लियर होगी कि जब पूर्णिमा का समय होता है, ठीक है, पूर्णिमा का समय होता है जब मून आपको कंप्लीटली दिखाई देता है, उस समय तो लूनर एक्लिप्स होता है। और जब अमावस का समय होता है, न्यू मून का, उस समय आपको सोलर एक्लिप्स दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये जो पोजीशनिंग है ये हम समझ सकते हैं, ठीक है। इसके आगे, ठीक है, फिर इसके आगे अगर बात करें तो सन, मून और दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो रात को हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं उनको सेलेस्टियल बॉडीज भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी आप ध्यान रख लेना। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं, उनके पास खुद की अपनी एनर्जी होती है, वो गैसेस से बने होते हैं और दूर दूर तक अपनी गैस रिएक्शन की वजह से एनर्जी को एमिट करते रहते हैं। एनर्जी एमिशन उनका कंटिन्यू रहता है। इस तरीके की सेलेस्टियल लार्ज एंड बिग हॉट सेलेस्टियल बॉडीज को स्टार बोल दिया जाता है। और हमारे सोलर सिस्टम का स्टार है सन। अब आप खुद देख लो कि रात को जब क्लियर स्काई हो तो उस टाइम पर आप जब खुले आसमान को अगर देखो तो कितने ज़्यादा स्टार्स आपको दिखाई देते हैं। तो वो सन के इक्वलेंट सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं अपने अपने सोलर सिस्टम की, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो सन की हीट तो चलो ठीक है कि हमें डे टाइम्स में रिसीव हो जाती है, हमें गर्मी भी महसूस होती है, बट वो इतनी सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ है तो हमें तो बहुत ज़्यादा हीट महसूस होनी चाहिए। बट होता क्या है कि सन की डिस्टेंस अर्थ से जितनी है उसके कंपैरिजन में अर्थ से बाकी जो सेलेस्टियल बॉडीज है जो रात को स्टार्स दिखाई देते हैं उनकी डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में जो दूसरे स्टार्स हैं उनसे आने वाली एनर्जी हमारे तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल डेसिपेट हो जाती है या फिर उस एनर्जी का इतना असर पड़ता नहीं है। तो इसलिए रात को हमें ठंड महसूस होती है, नहीं तो रात को गर्मी हो जाती है ज़बरदस्त, है कि नहीं। बट सन की जो अर्थ जो एनर्जी है वो हमें ज़्यादा रिसीव होती है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टार्स, क्योंकि ये हमारे बाकी स्टार्स के कंपैरिजन में सबसे क्लोज लोकेटेड है,
ठीक है, तो ये कारण है जिसकी वजह से हमें सेलेस्टियल बॉडीज दिखाई देती हैं, या फिर ये कहो कि कहीं ना कहीं आप देख सकते हो उन स्टार्स का हमारे ऊपर इतना असर पड़ता नहीं है। अब देखो, स्टार्स में जब एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है, जब स्टार्स में आप एक कॉम्बिनेशन देखते हो, कॉम्बिनेशन का मतलब बहुत सारे स्टार्स एक साथ मिलकर के कोई स्ट्रक्चर, कोई पैटर्न तैयार करते हैं, तो उनको कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। कॉन्स्टलेशन मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है, डिफरेंट स्टार्स एक तरीके से फॉर्म कर लेते हैं कुछ ग्रुप, उसको कॉन्स्टलेशन बोल देते हैं। जैसे कि उर्सा मेजर, जिसको बिग बियर भी बोला जाता है, उर्सा मेजर जिसको बिग बियर भी बोला जाता है, इसको आप यहाँ से समझ सकते हो। ये पूरा का पूरा एक बंच है स्टार्स का, एक पैटर्न बन रहा है, और इन्हीं स्टार पैटर्न्स में एक स्टार का एक आप पैटर्न देखोगे तो इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। रात को अगर ध्यान से देखो, गांव में जाओगे तो डेफिनेटली दिखेगा, शहरों में थोड़ा डाउटफुल रहता है क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है हमारे, ठीक है। इसको बोलते हैं सप्तऋषि, ठीक है, सप्तऋषि मतलब 7 सेजेस, ठीक है। अब देखोगे कि ये 7 स्टार्स का जो कॉन्सेप्ट है, इससे डायरेक्शन का बड़ा सेंस आता है। अब आप देखो कि अगर आपकी पोजीशन इस तरीके से है कि आपका फेस जो है वो नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ की तरफ देख रहे हो, ठीक है, और अब नॉर्थ की तरफ देख रहे हो या नहीं देख रहे हो वो आपको कैसे क्लियर होगा, आपको आइडेंटिफाई करना है ये सप्तऋषि को, ठीक है। इस तरीके की स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है इसको आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और उसमें ये जो 2 स्टार्स हैं, इन 2 स्टार्स में से तीसरा स्टार आप यहाँ पे बन जाओ और एक लाइन बना लो पूरी, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते एकदम स्ट्रेट लाइन में आपको ब्राइटेस्ट स्टार जो भी दिखे नेक्स्ट, वो आपका नॉर्थ स्टार होगा। नॉर्थ स्टार इसलिए नाम दिया गया इसको क्योंकि नॉर्दर्न पोल की तरफ अगर आप ध्यान दो तो ये स्टार आपको नाइट टाइम में एकदम फिक्स पोजीशन पे दिखाई देगा अर्थ से, समझ गए। अगर नॉर्दर्न पोल की तरफ डायरेक्शन रखोगे नॉर्थ की तरफ और फिर ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको ये स्टार अपनी पोजीशन पे परमानेंट दिखेगा, जो कि ये इंगित करता है, ये शो करता है कि ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ है। अब आप खुद देख लो कि इधर आप फेस कर रहे हो, इधर नॉर्थ है तो इस तरफ आपका हो जाएगा साउथ, इधर साउथ तो इधर हो जाएगा आपका ईस्ट, इधर हो जाएगा आपका वेस्ट। इस तरीके से लोग जो थे पुराने समय में वो डायरेक्शन का पता किया करते थे। आज तो आपके पास में गूगल मैप है, पता नहीं क्या क्या टूल्स आप यूज़ कर लिया करते हो, ठीक है। पहले इतना कुछ नहीं था, ठीक है। पहले इसी तरीके की जो एक कंप्लीट फुल ज्योग्राफी थी उसी का यूज़ किया करते थे, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस्ड नहीं थी, ठीक है। तो नॉर्थ स्टार से आपको नॉर्थ एक डायरेक्शन का पता पड़ गया, फिर बाकी डायरेक्शंस को सॉल्व करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो रात के समय में डायरेक्शन का सेंस लाना बड़ा मुश्किल हुआ करता, आपको पता है, क्योंकि दिन के समय में तो चलो ठीक है कि सन किस तरफ से आया है, सन की पोजीशन क्या है, उससे आप दिमाग लगा सकते हो, पर रात को तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है ना। तो वो कहीं ना कहीं एक ये सप्तऋषि वाला कॉन्सेप्ट है, ये सॉल्व कर देता है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नाइट टाइम में कैसे डायरेक्शन का पता किया जा सकता है, ठीक है। इसके आगे बताया जा रहा है कि ये तो हो गई बात स्टार्स की, अब हम बात करते हैं प्लैनेट्स की। देखो, स्टार के अलावा दूसरी भी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जिनके पास खुद की एनर्जी या लाइट नहीं होती है, और इनमें से कुछ सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो स्टार्स के चारों तरफ रिवॉल्व भी करती रहती है, घूमती भी रहती हैं, और उन्हीं को प्लैनेट बोल दिया जाता है। प्लैनेट बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है प्लेनेटाई। प्लेनेटाई वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है वॉन्डरर। वॉन्डरर का मतलब अनस्टेबल, जो कि घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है अपनी एक पर्टिकुलर पाथ पे। अर्थ भी एक प्लैनेट ही है, ठीक है, जिस पे हम रह रहे हैं, ये चीज़ हम जानते भी हैं। इसके अलावा देखा जाए तो हमारे अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट भी है, दैट इज मून, जिसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत। इसके अलावा मून और अर्थ दोनों एक दूसरे के कंपेनियन है। अगर हम अर्थ को डोमिनेंट सेलेस्टियल बॉडी माने तो इसके कंपेनियन के तौर पे हम मून को देख सकते हैं कि दोनों साथ में ही रहते हैं मोर और लेस, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनका भी कुछ ऐसा ही सीन है, ठीक है। अर्थ को इंक्लूड करके अगर हम मोटा मोटा देखें तो आपके पास में टोटल 8 प्लैनेट हो जाते हैं, ठीक है, 8 प्लैनेट्स हो जाते हैं। और उन 8 प्लैनेट्स की अगर बात करें तो आपके पास में देखोगे कि सन के अलावा
हीट सोर्स केवल और कुछ है नहीं। यस, हम अर्थ की बात जब करते हैं तो अर्थ के पास में एनर्जी सोर्स दो तरीके से होती है। एक तो होती है एक्सटर्नल एनर्जी जो कि सन से रिसीव होती है, और एक अर्थ के इंटीरियर की जो रेजिडुअल एनर्जी है वो जो कि रेडियो एक्टिव एक्टिविटीज़ की वजह से जनरेट होती है अर्थ के इंटीरियर में। ठीक है, तो इस तरीके से हम अभी एक्सटर्नल की बात करें, इंटरनल में बाद में जंप डाउन करेंगे बाद में। ठीक है, फिलहाल की बात करें तो इस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम बन जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि 8 तो हो गए प्लैनेट, उन प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स, जैसे अर्थ का एक है, बाकी जुपिटर, सैटर्न, इनके 50 से भी ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, और इनका मेन हेड हो गया सन। तो ये एक फैमिली बन गई। ओके, एक तो सन हो गया जो स्टार है, उसके अलावा 8 प्लैनेट हो गए, सैटेलाइट्स हो गए उनके, कुछ सेलेस्टियल दूसरी बॉडी जैसे एस्ट्रॉइड्स हो गई, मीटियोराइट्स हो गई, ठीक है, उल्काएं या फिर एस्ट्रॉइड्स हैं, क्षुद्र ग्रह जिनको बोलते हैं, ठीक है, कॉमेट्स भी होते हैं, वो भी आ जाते हैं फिर इसमें इंक्लूड। खैर, पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या रहा है कि सोलर सिस्टम होता क्या है। सोलर सिस्टम बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है जिसमें स्टार भी होता है, प्लैनेट भी होते हैं, सैटेलाइट्स भी होते हैं, ठीक है, एस्ट्रॉइड्स भी हैं, मीटियोराइट्स भी हैं, ये सब मिला करके पूरा एक सिस्टम बनाते हैं जिसको सोलर सिस्टम बोलते हैं। और ये सोलर सिस्टम एक फैमिली की तरह होता है जिसका हेड ऑफ द फैमिली इज सन और बाकी सब मेंबर्स हैं। ओके, इसके अलावा देखें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी यहाँ पे बताया जा रहा है, वो भी हम नहीं छोड़ेंगे। जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, ठीक है, इन 3 प्लैनेट्स की अगर बात करें तो आप ये देखोगे कि ये तो जोवियन प्लैनेट कहलाते हैं। जब हम 11th वाली ज्योग्राफी तक पहुंचेंगे तब तक एकदम क्लियर हो जाएगा आपको ये चीज़ें। ठीक है, जोवियन मतलब गैसियस प्लैनेट्स। तो जोवियन प्लैनेट जो है इनके चारों तरफ क्या है, रिंग्स दिखाई देती है। रिंग का मतलब हो गया एक, आप कह सकते हो सर्कल सा दिखाई देता है। वो सर्कल जो डेवलप हुआ है वो बेसिकली गैस की वजह से हुआ है, गैस एंड जो आप कह सकते हो कि स्मॉल डेब्रिज है, मतलब थोड़ा सा मलबा है प्लैनेट्स का, वो क्या है कि वहाँ पर चारों तरफ सर्कल के फॉर्म में उन प्लैनेट्स के चारों तरफ सेटल्ड है। जैसे आपने सैटर्न का अगर इमेज देखा होगा तो कुछ इस तरीके से ही होता है। अभी हम देखेंगे भी आगे कि ये जो डिस्क है, एक तरीके से ये डिस्क जो है वो गैस एंड डेब्रिज से बना हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या शो करती हैं कि वाकई में ये गैसियस प्लैनेट्स हैं, गैस से बने हुए हैं। ठीक है, तो सोलर सिस्टम के बारे में हमने बात की। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हो सकता है आपको शायद स्क्रीन रोटेट करनी पड़ रही होगी, टेस्ट कर लेना थोड़ा मैनेज। अब देखो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये तो रहा सन। सन के बाद में आप जैसे जैसे आउटवर्ड मूव करोगे वैसे वैसे आपको डिफरेंट प्लैनेट्स की पोजीशन दिखेगी। सबसे पहले है मर्क्यूरी, दूसरे नंबर पे वीनस, तीसरे पे है अर्थ, चौथे पे है मार्स, फिर आ गया आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये नाम याद रख लेने हैं। ठीक है, सबसे पहले मरकरी, मरकरी बिल्कुल पास में लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ साल जो है, एक साल मतलब एक जो कह सकते हो कि एक दिन, दिन जो है वो आपको यहाँ पर मोटा मोटा 58 ईयर्स 58 डेज का मिलेगा। ठीक है, अब आप देख लो कितना टाइम लगाता है। ठीक है, इसी तरीके से हम वीनस की पोजीशन की बात करें, वैसे बेसिकली ये जो मार्किंग दी हुई है 58, 108, ठीक है, 150, 228, ये कहीं ना कहीं इनकी लोकेशन को शो करता है कि हम इनको आइडेंटिफाई करने में कौन सी पोजीशन पे पहुंचते हैं। ठीक है, वो चीज़ यहाँ से दिखाई देती है। बाकी इनका अपना खुद का एक फिक्स कहता है ना कि एक पैटर्न है जिसमें ये अपनी खुद की एक्सिस पे रोटेशन है वो कितने समय में पूरा करते हैं, और सन के चारों तरफ जो रेवोल्यूशन होता है वो कितने समय में पूरा होता है। वो आप यहाँ पर नोटिस करोगे बीच में एक ये बेल्ट है, एस्ट्रॉइड बेल्ट। यहाँ पर आपको डेब्रिस मिलेगी, मलबा मिलेगा बहुत सारा, जो कि लगातार प्लैनेट्स की तरीके से ही अपने इस बेल्ट में रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों तरफ। और ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग रोल प्ले करती है।
एस्ट्रॉइड बेल्ट से अगर आउटवर्ड अगर आप जाओगे तो आपको ये गैसियस प्लैनेट्स मिलेंगे जिनको जोवियन प्लैनेट बोल दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ एस्ट्रॉइड बेल्ट से सन की तरफ आप मूव करोगे तब आपको मिलेगा कि ये सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं ये रॉकी प्लैनेट्स हैं, हार्ड सरफेस वाले प्लैनेट्स हैं, इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोल दिए जाते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है वो एक डिवाइड करने वाला एक कह सकते हो कि बेल्ट है या फिर एक जोन है जिसके आउटवर्ड अगर आप मूव करोगे तो आपको जोवियन गैसियस प्लैनेट्स मिलेंगे। रिंग्स की हमने बात की तो आप यहाँ पे सैटर्न की रिंग देख सकते हो इस तरीके से, ये गैस एंड डेब्रिस से बनी हुई है। ठीक है, वही सेलेस्टियल बॉडीज का मलबा वो सारा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा स्ट्रक्चर आप समझ सकते हो। अब देखो आपके सामने कुछ डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है जो हमें देखनी है। नंबर 1, मरकरी कितने समय में अपना क्या करता है। ठीक है, ये जो फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ये जो फिगर दिया हुआ है ये इनकी पोजीशनिंग है प्लैनेट्स की। ठीक है, ये पोजीशनिंग किस तरीके से है, मार्किंग किस तरीके से दी हुई है, ये मार्किंग दी हुई है कि डिस्टेंस कितनी है सन से। ठीक है, सन से डिस्टेंस की बात करें तो आप यहाँ से आइडेंटिफाई करो 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 10 लाख किलो, ये मिलियन किलोमीटर्स में डिस्टेंस है। ओके, सो मर्क्यूरी 58 मिलियन किलोमीटर्स डिस्टेंस पे है सन से। मतलब 58 मिलियन का मतलब आप 10 लाख मल्टीप्लाई कर दो इसमें। ठीक है, तो लगभग 5.5 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस पे लोकेटेड है सन से मर्क्यूरी। वीनस की बात करें तो 108 मिलियन किलोमीटर्स, इसका मतलब लगभग 10.8 करोड़ किलोमीटर हो गया। अर्थ की बात करें तो हमारी पोजीशन है 150 मिलियन किलोमीटर, मतलब 15 करोड़ किलोमीटर हम दूर है। ठीक है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच की। इसी तरीके से मार्स की बात करो तो लगभग 23 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस यहाँ पे आ जाती है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हो जाती हैं कि डिस्टेंस वाइज जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे जो टेम्परेचर है सन की वजह से जो टेम्परेचर रिसीव होता है वो कम होता है, क्योंकि सबसे पास में कौन है, मर्क्यूरी, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी भी यही रिसीव करता है। और सबसे दूर की अगर बात करें तो आप देख चुके हो नेपच्यून आपका सबसे दूर लोकेटेड है। ठीक है, कितना डिस्टेंस आप खुद देखो 4496। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या शो करता है कि कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, अब ये जो इनर प्लैनेट्स हैं, इन इनर प्लैनेट्स का थोड़ा सा हम स्टडी करें तो मर्क्यूरी को अपना एक दिन पूरा करने में, दिन का मतलब हो गया अपनी एक्सिस के ऊपर एक रोटेशन पूरा करने में लगभग 59 डेज का समय लगता है। अब आप देख लो 59 डेज का मतलब 24 गुना 59, इतने घंटे लग गए। और सन के चारों तरफ चक्कर काटने में लगभग 88 डेज का ही टाइम लेता है। मतलब ऑर्बिट है छोटा बट खुद की एक्सिस पे भी इतना ज़्यादा स्पीड से रोटेट नहीं करता है मर्क्यूरी। वीनस की बात करें तो एक स्पिन अपनी एक्सिस पे कंप्लीट करता है 243 दिन में, मतलब दिन बहुत बड़ा है वहाँ का। ठीक है, वीनस का। वहीं पे सन की बात करें तो सन के चारों तरफ 255 दिनों के अंदर ही अपना एक राउंड पूरा कर लेता है। मतलब खुद अपनी एक्सिस पे जितनी स्पीड से रोटेट करता है ना वीनस, शुक्र, उतनी ही स्पीड से लगभग सन के चारों तरफ चक्कर भी काट लेता है। अर्थ की बात करें तो अर्थ का तो आपको पता है कि सन के चारों तरफ कंप्लीट करने में तो 365 दिन लगते हैं, पर खुद की एक्सिस पे एक दिन लगभग 24 घंटे। और अब जो है अर्थ से इन दोनों के तो देखो कोई वैसे इनके सैटेलाइट्स तो है नहीं। ठीक है, सैटेलाइट क्यों नहीं है उसके कारण यही है कि सन के पास में लोकेटेड है ना, और साथ में सन की खुद की ग्रेविटी भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी परिस्थितियों में वहाँ पर सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल है। और सोलर फ्लेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी लेकर के आती हैं, जो सन सरफेस से निकलने वाली एनर्जी है, तो टिकने नहीं देती है इस तरीके की छोटी सेलेस्टियल बॉडीज़ को। पर जैसे जैसे हम डिस्टेंस वाइज आगे बढ़ेंगे सन से, वैसे वैसे आपको पता पड़ेगा कि मून जो है वो हैं प्लैनेट्स के। जैसे अर्थ का एक है, मार्स की बात करें तो इसके पास में 2 मून्स हैं। ठीक है, तो आप देखोगे हमारा मून तो एक ही है। फिर हम मार्स की बात करें तो मार्स का एक साल होता है 687 दिनों का,
और अपनी एक्सिस पे स्पिन जो है वो लगभग एक दिन में कर लेता है। मतलब दिन का अगर वो देखे ना फिगर, वो लगभग लगभग हमारा और मार्स का बराबर है। ठीक है। हाँ, साल जो है, एक साल कंप्लीट होना, साल का मतलब हो गया सन के चारों तरफ रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट चक्कर, वो हमारा 365 में पूरा हो जाता है, जबकि मार्च का 687 डेज में होता है, और मून उनके 2 हैं। तो इस तरीके से ये जो प्लैनेट्स हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये सारे के सारे एस्ट्रॉइड बेल्ट से सन के अंदर की तरफ लोकेटेड है, और इनको इनर प्लैनेट बोल देते हैं। और ये मेनली रॉक से बने हुए हैं, चट्टानों से बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं, तब आपको ये पता पड़ेगा कि आगे वाले जो प्लैनेट्स हैं, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस एंड नेपच्यून, ये जो है वो गैसियस प्लैनेट्स हैं। इनकी अगर पोजीशनिंग की बात करें तो देखो, जुपिटर को एक अपने सन के ऑर्बिट करने में 11 साल 11 महीने, लगभग 12 साल का समय लगता है, और अपनी खुद की एक्सिस पर स्पिन करने में केवल 9 घंटे 56 मिनट, लगभग 10 घंटे में ही अपना दिन कंप्लीट कर देता है, जबकि हम 24 घंटे में पूरा करते हैं। तो जुपिटर स्पिन ज़्यादा हो गया। और यहाँ के सैटेलाइट्स हैं 53। सैटर्न की बात करें, जुपिटर मतलब बृहस्पति, सैटर्न शनि, यहाँ की बात करें तो ये 29 साल 5 महीने, लगभग 29.5 साल में सन के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करता है, और खुद की एक्सिस पर 10 घंटे और 40 मिनट में, लगभग 11.25 घंटे में अपना एक दिन पूरा कंप्लीट कर लेता है। इसके भी सैटेलाइट कितने हैं? 53। यूरेनस की बात करें तो यूरेनस जो है वो सन के चारों तरफ अपना ऑर्बिट कंप्लीट करता है लगभग 84 ईयर्स में। एक साल 84 साल के बराबर है, हमारे 84 साल है ना, उनके बराबर। और अपनी एक्सिस पे दिन कंप्लीट कर लेता है ये 17 घंटे और 14 मिनट में। और इसके सैटेलाइट्स कितने? 27। इसके अलावा देखा जाए तो नेपच्यून की अगर बात करें, वरुण की, ठीक है, अरुण हो गया यूरेनस और नेपच्यून हो गया वरुण, ठीक है। यहाँ की बात करें तो एक ऑर्बिट जो है सन के चारों तरफ वो 164 ईयर्स में कंप्लीट होता है, मतलब एक साल वहाँ का हमारे 164 साल के बराबर होता है, ठीक है। इसके अलावा एक स्पिन अपनी एक्सिस पे 16 घंटे और 7 मिनट में पूरे कर लेता है, और इसके मून जो हैं वो कितने हैं? 13। अभी देखो, लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सबसे ज़्यादा अभी तक सैटेलाइट्स हैं वो सैटर्न के हो चुके हैं, ठीक है। और बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि किसके सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं अभी तक जितनी रिसर्च हो चुकी है उसके आधार पर। तो ये देखो, प्लैनेट्स का एक मैकेनिज्म हमें समझना था, जो कि हमने जानने की कोशिश की, ठीक है। इसके अलावा आगे देखें तो सोलर सिस्टम जो है उसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले तो ये नाम कहाँ से आया है? सोल एक रोमन वर्ड है, रोमन माइथोलॉजी में सन गॉड के लिए सोल वर्ड यूज़ किया गया है, और उसी से फिर सोलर वर्ड बन गया है, ठीक है जी। चलो, बहुत बढ़िया। हम इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं इसलिए सोलर वर्ड पढ़ना पड़ रहा है, नहीं तो सूरज, हाँ, सूर्य। ओके जी, हमारी खुद की कल्चर की बात करें, हमारी सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं सन की। ये आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है, इसमें हॉट गैसेस हैं, जहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूज़न का जो रिएक्शन है वो चलता रहता है, जहाँ पर छोटी हाइड्रोजन न्यूक्लियस हैं वो ऐड होकर के और फिर हीलियम बनाती है, और हीलियम बनने के साथ में एनर्जी भी रिलीज होती है, और वो एनर्जी हमें यहाँ तक महसूस होती है, हमारी अर्थ सरफेस तक। ओके। इसके अलावा सन की ग्रेविटेशनल फोर्स भी गजब की होती है, जो कि बाकी जो बॉडीज हैं सोलर सिस्टम में उनको अपनी तरफ खींचती रहती है। अब खींचती रहती है तो सस्पेंडेड कैसे मेंटेन्ड है भाई? सोलर सिस्टम अपनी तरफ खींच रहा है, ओके, आई मीन सन जो है वो प्लैनेट्स को या सारी बॉडीज को अपनी तरफ खींच रहा है, और जबकि वो प्लैनेट्स हैं वो अपने ऑर्बिट में रोटेट रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे है? तो फिर तो हमारी अर्थ को जाकर देखो गिर जाना चाहिए था सन में, ऐसा क्यों? देखो, अर्थ का अपना खुद का एक, कहते हैं ना कि रेवोल्यूशन, एक तरीके से रिवॉल्विंग मूवमेंट है, ठीक है। जब कोई भी बॉडी अपने सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसकी टेंडेंसी ये होती है कि उस पाथ से बिल्कुल स्ट्रेट बाहर निकल जाए। वहीं दूसरी तरफ सन जैसी जो बॉडी है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो बाहर जाने वाला फोर्स और अंदर आने वाला फोर्स दोनों जब न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो बॉडी अपनी पोजीशन पे एकदम फिक्स हो जाती है, और फिर उसके बाद में उसका रोटेशनल मूवमेंट एक बार हो गया तो फिर वो फ्रीली चलते रहते हैं। और ये जो मूवमेंट है अर्थ का,
अर्थ जैसे प्लैनेट्स का वो इसीलिए फिक्स है, जहां पर सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपीटल फोर्स जो है वो एक दूसरे को सेटल कर देते हैं, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपीटल, ठीक है, या फिर उल्टा लिख रहा हूं मैं शायद, सेंट्रीफ्यूगल अंदर की तरफ लगने वाला, सेंट्रीपीटल आउटवर्ड लगने वाला, तो दोनों एक दूसरे को सेटल कर देते हैं और इसका रिजल्ट ये होता है कि वो बॉडी जो है वो अपने पर्टिकुलर पाथ, फिक्स पाथ में रिवॉल्व करती रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से सन अट्रैक्ट करके रखता है, ओके। और हमारे सोलर सिस्टम में अगर हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सन ही है, जो लाइट भी देता है, हीट भी देता है, दोनों काम करता है। और इसकी अगर बात करें तो सन सरफेस का टेम्परेचर 6000-7000 डिग्री सेल्सियस के लगभग मिलेगा, वहीं हमें लगभग 25 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कभी 40 डिग्री, कभी 45, कभी फिर और भी कम हो जाता है 7 डिग्री, या इतना कम। इतना वेरिएशन क्यों? इतना वेरिएशन इसलिए क्योंकि आप कहाँ पर किस पोजीशन पे लोकेटेड हो अर्थ पे, जो कि हम आगे वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, वो डिसाइड करता है, ठीक है। और इसके अलावा सन की जो डिस्टेंस है हमसे वो ऑलरेडी हमने देख ली, 150 मिलियन किलोमीटर्स, इसका मतलब लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस है अर्थ से सन की। इसके अलावा प्लैनेट्स की बात करें, हम ऑलरेडी देख चुके हैं 8 प्लैनेट हैं। यहाँ पर एक ट्रिक है, आप कैसे याद कर सकते हो, क्या सीक्वेंस है प्लैनेट्स की। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, तो इसमें वर्ड जो कैपिटल में है हाईलाइटेड वो आपके प्लैनेट्स हैं, ठीक है ना। जैसे कि मार्स, वीनस, अर्थ, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ओके। इस तरीके से मर्क्यूरी की बात करें तो ये नियरेस्ट ऑर्बिट, नियरेस्ट प्लैनेट हो गया, ठीक है। इसमें जो इसके फीचर्स हैं वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। वीनस की बात करें तो नंबर 2 पे आ जाता है डिस्टेंस वाइज अर्थ से, सन से। पर सवाल ये है कि वीनस को अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है। ट्विन क्यों बोला जाता है? एक तो साइज और शेप, ये मोर और लेस अर्थ के बराबर सी है। मतलब जो एक तरीके से अर्थ का स्ट्रक्चर है, अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है? अर्थ एकदम कंप्लीट स्फेयर नहीं है, हमें भी पता है कैसे, क्योंकि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है, सन के चारों तरफ भी रिवॉल्व करती है। तो पोलर रीजन पे तो अर्थ थोड़ी सी है फ्लैट, और इक्वेटोरियल रीजन की अगर बात करें तो वहां पर अर्थ है थोड़ी सी बल्जी, थोड़ी सी उभार वाली। यहां से तो थोड़ा सा बैठा हुआ है और इधर थोड़ा सा उभरा हुआ है। ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर जो है वो आपको वीनस का मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से अर्थ ट्विंस के तौर पे भी माना जाता है। ये ट्विंस हैं, है ना, अर्थ और वीनस, ठीक है, दोनों के दोनों एक साथ एक जैसे दिखाई देने वाले, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें, पहले एक प्लेनेट और हुआ करता था, ठीक है, प्लूटो, ठीक है। पर वो जो था वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा जो प्लेनेट की डेफिनेशन दी हुई है उस डेफिनेशन में फेल हो गया। कैसे? देखो, प्लेनेट की डेफिनेशन एकदम सिंपल है कि एक सेलेस्टियल बॉडी जो कि सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, उसका जो पाथ है वो एक फिक्स्ड पाथ है। एक तो ये बात बोली गई, ठीक है, फिक्स्ड पाथ है। दूसरा, उसके पाथ में कोई दूसरी डेब्री नहीं होगी, मतलब उस पाथ में रिवॉल्व करने वाली वो इकलौती बॉडी जो है वो प्लेनेट ही होगा। उसके अलावा कोई भी बॉडी अगर उस पाथ में मिल गई तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर प्लेनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रांग नहीं है जिसकी वजह से वो जो डेब्रिस है उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। तो ऐसे में आप देखोगे कि इस तरीके की जो स्ट्रक्चर क्रिएट हो गई, स्ट्रक्चर का मतलब इस तरीके की जो सिचुएशन बन गई कि जिसमें एक ही ऑर्बिट में वो प्लेनेट, जो एक सेलेस्टियल बॉडी है जिसको प्लेनेट बोलने की हम कोशिश कर रहे हैं, वो भी रिवॉल्व कर रहा है और उसी के साथ में उसी के ऑर्बिट में दूसरी छोटी मोटी सेलेस्टियल बॉडीज है वो भी घूम रही हैं। तो ये जो कंडीशन है ये कहीं ना कहीं प्लूटो के साथ देखी गई और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने फिर डिसाइड किया कि प्लूटो जो है वो प्लेनेट नहीं है, वो एक ड्वार्फ प्लेनेट है। दैट मीन्स अभी उसको मैच्योर लेवल तक पहुंचने में समय लगेगा, ठीक है। इस तरीके से अब उसका नाम सर्च 2003 UB313 रख दिया गया है। कहने का मतलब ये हो गया कि भाई बात ऐसी है कि प्लूटो अभी मैच्योर नहीं है, प्लूटो के साथ में अभी छोटी मोटी सेलेस्टियल बॉडी और घूमती हैं। जब प्लूटो उनको एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने साथ में मिला लेगा, तब प्लूटो
एक प्लेनेट डिक्लेयर हो सकता है, समझे। तो ये सीन हो गया, तो प्लूटो को बना दिया आपने ड्वार्फ प्लेनेट। अब हम अर्थ की बात कर लेते हैं। देखो अर्थ की बात अगर करें तो हम डिस्टेंस वाइज नंबर 3 पे आते हैं। सबसे पहले मर्क्यूरी आ गया, फिर वीनस आ गया, मतलब पहले बुध, फिर शुक्र, और फिर आपकी पृथ्वी आ गई, अर्थ आ गई। ठीक है जी। वैसे देखा जाए साइज वाइज हम 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है, 8 में से नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है। पोल्स में हम फ्लैटेंड है, और इक्वेटर के आसपास में हम थोड़ा सा बल्जी हैं, उठे हुए हैं। और इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं जियोइड स्ट्रक्चर। हम कंप्लीट स्फेरिकल स्ट्रक्चर लेकर के नहीं चलते हैं, हमारी अर्थ जो है, ठीक है, वो जियोइड शेप में है। जियोइड का अगर शेप के लिए कोई बोले तो इसका मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। ओके, तो ये ध्यान रख लेंगे आप। फिर आप बात करें आगे, तो देखो अर्थ जो है वहां पर लाइफ को सपोर्ट करने की कंडीशंस मिलती हैं, इसीलिए लाइफ यहाँ पे सरवाइव करती है। कैसे कि ना तो अर्थ बिल्कुल ठंडी है ना बिल्कुल गर्म है, इस वजह से हमारे यहाँ पर हवा पानी ये एकदम प्रॉपर मैनर में है। अगर ज़्यादा गर्म हो तो पानी फिर गैस के फॉर्म में मिलता, ज़्यादा ठंडा हो तो पानी केवल आइस के फॉर्म में मिलता, तो उसकी वजह से फिर वैसे सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों की प्रेजेंस तभी हो पा रही है जब अर्थ जो है वो अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर लेती है समय के साथ में। ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो अर्थ इकलौता ऐसा प्लेनेट है जहां पर लाइफ इस तरीके से सर्वाइव कर रही है। और जिस ऑर्बिट में, जिस कंडीशन पे अर्थ लोकेटेड है, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज वैसे पता होगी ये चीज, कि जिस ऑर्बिट में जो कि लगभग 150 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस पे लोकेटेड है सन से, आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर एरिया में आपको हवा भी मिल रही है प्लेनेट पे और पानी भी मिल रहा है लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ पे ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ के सर्वाइवल के लिए। और इसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए साइंटिस्ट जो हैं वो लगे हुए हैं कि कितने सारे स्टार्स हैं हमारे स्टार सन के अलावा, तो उन स्टार्स में भी ऐसी पोजीशन पे दूसरे प्लैनेट्स होंगे, और अगर दूसरे प्लैनेट वहां पर हैं तो वहां पर भी लाइफ होगी। इसीलिए फिर वो अर्थ लाइक प्लैनेट्स को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, और अर्थ जिस पर्टिकुलर जोन में रह रही है 150 मिलियन किलोमीटर वाली ये जो डिस्टेंस है, ऑर्बिट है, इसको गोल्डी लोक जोन भी बोलते हैं। गोल्डी लोक जोन, ठीक है, गोल्डी लॉक, 1 सेकेंड, LOCK, लॉक जोन भी बोलते हैं इसको। तो देखने वाली बात यह है कि अर्थ जैसे प्लैनेट्स कब तक मिलते हैं, बाकी कोशिशें लगातार हैं। ठीक है। अर्थ को अगर आप स्पेस से देखो तो ब्लू कलर दिखाई देता है, क्योंकि अर्थ का 2/3 सरफेस पार्ट जो है वो पानी के अंडर कवर्ड है, इसलिए इसके स्ट्रक्चर, इसका जो कलर है वो हमें ब्लू दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया, ब्लू प्लैनेट। ठीक है। तो देखो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही हम कवर करेंगे, और आगे इंटरेस्टिंग मैनर में हम आगे चलते जाएंगे। अब बस बने रहिए साथ में गार्गी क्लासेस के साथ में। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। यहीं से रिज्यूम करेंगे आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसको, क्योंकि अभी अब मेरी क्लास का टाइम हो गया, मुझे निकलना पड़ेगा। ठीक है। थैंक यू।